हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड पेंडुलम के बारे में और इसमें कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम क्या होता है? सबसे पहले ये एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि एक पॉइंट का टू एंड फ्रो, इधर जा सकता है पार्टिकल और इधर आ सकता है, और ये पार्टिकल का मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से इधर जा सकता है और मीन पोजीशन से इधर। लेकिन ये पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ठीक है। और ये ऑसिलेटरी मोशन अगर हम मान लें कि ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक मोशन का क्या होता है डेफिनेशन, कि वो ये मोशन को रिपीट करता रहेगा आफ्टर टाइम टी। मतलब है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ये इसका एक पीरियड होगा और इसी मोशन को ये रिपीट करता रहेगा। तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसपे जो फोर्स है पार्टिकल का, यानी रीस्टोरिंग फोर्स, वो अगर माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, तो उसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन या ऐसे पीरियोडिक मोशन को क्या बोलेंगे? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम है। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है बेसिकली? कंपाउंड पेंडुलम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के अबाउट हैंग कर रहा है, ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट सपोज ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अगर हम कोई चीज़ लटका दें, सपोज कुछ भी हो सकता है, राड हो सकता है ये, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और ये ऑब्जेक्ट क्या करे? इधर मोशन करे और फिर इधर मोशन करे, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कंपाउंड पेंडुलम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ओके। तो अब इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? बेसिकली यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कंपाउंड पेंडुलम। इसको थोड़ा और सही बना लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये कंपाउंड पेंडुलम है इस तरीके से, ठीक। सपोज ये आपके पास कंपाउंड पेंडुलम है। तो अगर ये कंपाउंड पेंडुलम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बेसिकली मान लेते हैं कि ये हमने इसको रोटेट कर दिया। कितना रोटेट हुआ ये? लेट से ये इसका फाइनल पोजीशन है एट एंगल थीटा। तो बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास, एक मिनट, वन सेकेंड, सो ये हमारे पास है रोटेटेड, है ना, ये हमने रोटेटेड माना है। और इसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ये है, ठीक, ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन को एट एनी एंगल थीटा, तो फाइनल पोजीशन की अगर बात करेंगे तो ये कैसे होगा? ये बेसिकली होगा आपका रोटेटेड होगा इस तरीके से, थोड़ा ये रोटेट कर दिया हमने। ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है? एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास? क्या होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, तो टोटल फोर्स कहाँ पे काम करता हुआ प्रतीत होगा? वो आपको लगेगा कि टोटल फोर्स एक पॉइंट पे काम करता है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। तो अब जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, इसको मैंने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, थीटा एंगल रोटेट किया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ये जी डैश हो गया, है ना, है जी ही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ही है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट का एट एंगल थीटा पे रोटेशन है। तो मान लेते हैं ये एंगल होगा थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ, ये आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ऑब्जेक्ट का टोटल मास काम करेगा नीचे की तरफ, एम जी। ठीक है, तो एम जी को अगर आप, एम जी आपको पता चल गया है और ये वर्टिकली नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल, है ना, तो ये एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। और अगर हम इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दें, ये वाले लाइन को, ओके, सो ये वाले लाइन को, सॉरी, सो नाउ इट इज करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये एक्सिस, ये वाली सीधी लाइन है, तो ये पूरा वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? एंगल थीटा। इसका मतलब ये एंगल भी तो सेम थीटा ही होगा इसके साथ जो बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई वेक्टर है
और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इससे यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाता है a cos थीटा और वर्टिकल हो जाता है a sin थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ जाएगा? अब ये mg है, वेक्टर आपके पास क्या है, mg है, तो mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब है जो थीटा बन रहा है जिससे, तो थीटा किससे बन रहा है, इससे बन रहा है, mg cos थीटा, ये हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे इधर जा सकते हैं या 90 डिग्री पे इधर, लेकिन जाएंगे किधर, उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर आपका फोर्स जो है वो बीच में आ रहा हो, तो फोर्स बीच में किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा mg का, जो कि होगा mg sin थीटा। ठीक है, mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा हो गया। तो ये हमने निकाल लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एक होगा वेट mg, और इस mg की वजह से दो कंपोनेंट होंगे mg के, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। तो अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये मोशन कर रहा है, तो ये इधर से यहाँ आएगा, यहाँ पे भी कहीं रहेगा ये, है ना, इधर कहीं रहेगा, फिर इधर से ऐसे रोटेट करेगा, फिर इस पोजीशन पे जाएगा, तो ऐसे ये मीन पोजीशन जो है इसके अबाउट ये मोशन करता रहेगा। ये तो जब मोशन करता रहेगा, तो अगर ये रोटेटरी मोशन है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, मान लो पॉइंट है वो, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टार्क निकाल सकते हैं। टार्क किसका, mg cos थीटा का और mg sin थीटा का। तो देखते हैं टार्क क्या होता है, टार्क आपको पता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स आप लो उससे पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ले लेंगे तो हमें टार्क मिल जाएगा। तो पहले mg cos थीटा देखते हैं, तो mg cos थीटा हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे काम कर रहा है जी पे, तो यहाँ से ओ तक की दूरी कितनी होगी, आप बोलोगे कि ये एल होगी, है ना। अगर इसको हम एल मान ले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट पे हैंग कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ सस्पेंशन की दूरी एल है, तो अब mg cos थीटा यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये एल होगा, OG कितना होगा, एल होगा, लेकिन हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या ये पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये फोर्स और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, आंसर है नहीं। ये फोर्स को अगर हम पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाते चले जाओ, फोर्स को पीछे बढ़ाते चले जाओ, ये जाकर के पॉइंट ओ पे मिल जाएगा। इसका मतलब है कि mg cos थीटा का ओ के अबाउट कोई भी टार्क नहीं होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0, तो ये हो गया 0। तो हमारे पास एक ही फोर्स बचा, वो बचा mg sin थीटा। mg का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि mg का ही तो हम ले रहे हैं, mg cos थीटा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो mg sin थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस, मान लेते हैं OG आपके पास कितना है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है मान लो L, तो L हो गया, तो ये आ जाएगा mgl sin थीटा, ये आ गया टार्क, टार्क आ गया। लेकिन ये अगर ध्यान से देखें तो ये फोर्स किधर जा रहा है, mg sin थीटा, एक्चुअल में यही फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशन के लिए, mg sin थीटा है, mg sin थीटा के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आपके पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का दो कंपोनेंट है, एक है mg cos थीटा जो कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एक है mg sin थीटा जो क्या करेगा, इसको मोशन को रिवर्स करने का प्रयास करेगा। आपने ले जाकर के यहाँ छोड़े थे और ये ज़्यादा करेगा, अपने यहाँ पे आएगा, फिर ग्रेविटी काम कर फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑसिलेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ध्यान से देखें तो ये फोर्स किधर है, एंगल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हम कन्वेंशनली यहाँ पे ले लेंगे माइनस, तो टार्क हो गया आपका अबाउट पॉइंट ओ ऑफ mg sin थीटा, ये आ गया माइनस mgl sin थीटा, टार्क हो गया। अब टार्क हमने निकाल लिया है और हमें पता है कि टार्क जो होता है कि रोटेटरी मोशन में अगर हम देखें एफ बराबर क्या होता है, ma होता है लीनियर मोशन में, अगर कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में मोशन कर रहा है तो उसके लिए बराबर ma, ठीक है। और यही रोटेटरी मोशन में अगर कोई पार्टिकल रोटेशन में है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहाँ पे आई क्या है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए क्या है, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाउ क्या है, टार्क। तो अल्फा का मान कितना होता है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो ये हमने जो टार्क निकाला इसको बराबर कर देंगे आई
d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और इसी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे। सेम ही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लो कहीं पे होगा, सो सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ऑब्जेक्ट का ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है इनिशियल पोजीशन है, और जो पिंक कलर से दिख रहा है ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजीशन है, एट एंगल थीटा हमने रोटेट किया। तो जैसे ही थीटा आप रोटेट करोगे तो ये वर्टिकल एक्सिस कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। एंगल थीटा अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये हो गया थीटा, ठीक। और हमने मान लिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ सस्पेंशन की दूरी कितनी है, वो है एल, ठीक है। तो जी पे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही टोटल फोर्स काम करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा एम जी, ठीक है। वेट इसका काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना भार है वो जी पे काम करेगा। फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। यही कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को इधर ला रहा है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट तो इधर है, तो ऑब्जेक्ट को इधर कौन ला रहा है, एम जी साइन थीटा। अगर एम जी कॉस थीटा का टार्क निकालें हम पॉइंट ओ के अबाउट, ये लाइन पीछे अगर मिलाएंगे तो ओ पे जाकर मिल जाएगी। इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ जीरो। लेकिन अगर हम एम जी साइन थीटा को पीछे बढ़ाएं, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये तो पे नहीं मिला, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है एल, स्मॉल एल। तो आ गया आपके पास टार्क अबाउट ओ माइनस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। और फिर रिस्टोरिंग टार्क बराबर माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो अब टार्क को हम रख सकते हैं आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अब डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट, तो ये आ गया आई थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, इधर ला लेंगे, सो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा डबल डॉट क्या है, एक नोटेशन है, अगर दो डबल डॉट है तो इसका मतलब दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, एक डॉट है तो इसका मतलब है अगर डबल डॉट है तो दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और अगर सिंगल डॉट है तो एक बार, ठीक है। सो अब आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट एंड अबाउट विच एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलरली यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है, ऐसे सपोज करो कि ये मोशन हो रहा है स्क्रीन के प्लेन में, और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ एक्सिस जो है, इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो अभी हम निकाल लेंगे, सो ये आ गया आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसी की मदद से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सस्पेंशन से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखो आसान है, तो अगर हम इस एक्सिस से बताएं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एक्सिस पास कर रही है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई सी एम, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही है इस केस में। तो सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा तो मान लेंगे कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है वो है आई सी एम, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये आपके पास क्या है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और सेंटर ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, एक परपेंडिकुलर एक्सिस होगी जो इसको ठीक है, ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन हो गया, और ये जो होगा आपके पास यहाँ से एक एक्सिस ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ सस्पेंशन को इस तरीके से एक एक्सिस जाएगी, ठीक। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें पता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑब्जेक्ट की, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी एम। तो अगर इसके अबाउट निकालना है, क्योंकि ये दोनों ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई बराबर आई सी एम प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डिस्टेंस।
सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये है एल, है ना। सेंटर ऑफ सस्पेंशन ये ओ था और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है एल, हो जाएगा एम एल स्क्वायर। आसान है। और आई सी एम हमें पता है ये होता है एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ये आ गया। जहाँ पे के क्या है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो ये हमें पता चल गया आई का मान, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर, एम वही चीज़ है ना। तो के रेडियस ऑफ जायरेशन है। ओके, सो थीटा डबल डॉट, तो ये हमने निकाला था डिफरेंशियल इक्वेशन टार्क का यूज करके। आई क्या होगा अभी हमने निकाल लिया है, आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर, आई सी एम को रख देंगे एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो टोटल आई हो जाएगा एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। ओके, जहाँ पे एम क्या है, जो आप पेंडुलम है आपके पास, कंपाउंड पेंडुलम जो है उसका मास है। अब आई की जो वैल्यू हम निकाले हैं ये, इसको उठा के रख देंगे इसमें। तो आई की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे ये हो जाएगा एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे अगर एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे था एम जी एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपान में एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। एम बाहर ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया इससे, यहाँ बचा जी एल अपान के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका साइन थीटा हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट, आप पीछे चलते हैं, सॉरी यस इट इज हियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, हमने उसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा। थीटा जब डिस्प्लेसमेंट दिया तो अगर हम मान लें कि ये जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, थीटा की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, तो उस केस में साइन थीटा को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, थीटा के बराबर लिख सकते हैं। आंसर है कैसे, तो सपोज आपके पास साइन थीटा है, तो सेकेंड, तो साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल एंड सो वन, है ना, यहाँ फैक्टोरियल आएगा प्लस एंड सो वन। तो अगर थीटा का मान बहुत छोटा है तो हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर लेंगे, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, यानी थीटा का मान अगर कम है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे थीटा डबल डॉट प्लस जी एल अपान के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा। तो ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एक्स भी हो सकता है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है जी एल अपान के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ओमेगा अगर निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट जी एल अपान के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमारा एम क्या था, हमें निकालना था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा यहाँ से 1/ओमेगा कर लेंगे, यहाँ रख देंगे 1/ओमेगा की वैल्यू, सो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान जी एल, और एल को चाहे तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो ये जाएगा के स्क्वायर अपान एल और प्लस एल स्क्वायर अपान एल, के स्क्वायर अपान एल प्लस एल स्क्वायर अपान एल, और जी आप बाहर ले लोगे, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। अब इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड जो कंपाउंड पेंडुलम का निकाला गया है ये कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कोई भी फंक्शन अगर दिया होता है उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, तो सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 1 सेकेंड, सो ओके, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमा होगी कब मिनिमा होगी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को आपको जीरो करना पड़ेगा। मान लो आपने जीरो किया, आपकी वैल्यू आ गई एक्स जीरो, जीरो करके, और अगर आपने निकाला डी टू एफ अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ गया, तो एफ एक्स मिनिमा होगा, एफ एक्स क्या होगा, मिनिमा होगा, है ना, इज मिनिमा। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई ये डिफ्रेंसिएशन की, तो एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। ओके, तो यही चीज चेक करना है, हमारे पास एफ नहीं है, हमारे पास क्या है, टी है। टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, और देखेंगे कि ये 0 होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, फिर चेक करेंगे कि टी मिनिमा है कि मैक्सिमा, दोबारा इसका डिफ्रेंसिएशन करके। ओके, तो टी इज इक्वल टू है 2 पाई, जो टाइम पीरियड है कंपाउंड पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट 1 अपान जी के स्क्वायर अपान एल, के स्क्वायर अपान
के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल। फॉर मैक्सिमम मिनिमा एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर जीरो होना चाहिए, तो डी टी बाई डी एल निकाल करके जीरो कर देंगे। तो अगर इसका निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो सिंपल क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, डिफ्रेंसिएशन आसान होगा। तो टी स्क्वायर आ गया आपके पास 4 पाई स्क्वायर 1/g के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना आसान है, तो दोनों तरफ अगर आप एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी एल। ठीक है, तो टी स्क्वायर का एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन तो होगा नहीं, तो कैसे करेंगे, चेन रूल का। पहले इसको मान लो कि ये एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 2l, है ना। टी को हम मान लेते हैं एल कुछ समय के लिए, तो हो जाता है 2l। लेकिन क्योंकि ये एल नहीं है टी है, तो आपको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एल। इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, और एल का डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा, तो इसको एक बार यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी एल इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी डी बाई डी एल के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल। ठीक है, तो ये डी टी स्क्वायर अपॉन डी एल की वैल्यू इतनी आ जाएगी, टी डी टी अपॉन डी एल, और 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कॉन्स्टेंट था तो बाहर ही रहेगा। अब डी बाई डी एल अंदर जाएगा, तो के स्क्वायर 1/एल का डिफ्रेंसिएशन -1/एल स्क्वायर, और एल का डिफ्रेंसिएशन एल के रिस्पेक्ट में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया टी डी टी। ओके, सो दिस इज टी डी टी, 2 से 4 तो यहाँ 2 बचेगा, तो टी डी टी अपॉन डी एल, और यहाँ पे आ गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन जी माइनस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो अब इसको जीरो करना है हमें, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी टी बाई डी एल जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करना है। चलो, तो इसको जीरो अगर हम करें तो डी टी बाई डी एल आ जाएगा बराबर जीरो, मान लेते हैं किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, एल बराबर एल जीरो पे। ठीक है, तो एल बराबर एल जीरो पर अगर ये जीरो हो रहा है, तो हम यहाँ से बेसिकली एल जीरो का मान निकालना चाहेंगे, तो डी टी बाई डी एल जो निकाला था उसमें एल बराबर एल जीरो रख देंगे, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी माइनस के स्क्वायर अपॉन एल जीरो स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये जीरो नहीं होगा, तो एटलीस्ट ये जीरो होगा, एटलीस्ट का यही जीरो ही होगा, ये तो जीरो ही नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो गया, है ना, क्योंकि दो प्रोडक्ट है, एक ये, तो अगर दो प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो उसमें कम से कम एक जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको सॉल्व अगर कर लें तो ये हो जाएगा 1 इधर चला गया, या इसको पूरा इधर भेज देते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, एल जीरो का मान आ गया के। ठीक है, एल जीरो की वैल्यू आ गई के, तो इसका मतलब है हम जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो किए तो हमारे पास आ गया एल का मान आ गया, यानी एल जीरो दैट इज के। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। तो पहले हमने क्या किया था, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर, यहाँ से वैल्यू निकाल ली एक्स जीरो की। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, फिर चेक करेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो कर देते हैं एल के रिस्पेक्ट में, इधर भी एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इधर भी एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एल, डी टी बाई डी एल 2 पाई बाई जी माइनस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक हियर स्क्वायर होगा यहाँ पे, सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई स्क्वायर होगा, मिस्टेक हियर, सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर, यहाँ मैंने सही किया हुआ है। ओके, तो इतना आ गया डी बाई डी एल, डी टी बाई डी एल, डी बाई डी एल, और ये इधर आ गया इक्वेशन 1 से। ठीक है, ओके, इक्वेशन 1 का दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, यही इक्वेशन मिलेगा। अब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी टू टी अपॉन डी एल स्क्वायर। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस के स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन होगा डी 1 अपॉन एल स्क्वायर का, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर कर लेते हैं, सो डी बाई डी एल और 1 अपॉन एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा, ये हो जाएगा -2l टू द पावर -3, है ना, क्योंकि x टू द पावर n से करते हैं तो nx n -1, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा, यहाँ पे रख देंगे -2 अपॉन एल क्यूब और 1 का 0। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अब क्योंकि हमारे पास डी टी बाई डी एल क्या है, 0 है, जब l बराबर एल जीरो है, तो इस इक्वेशन में ये वाला टर्म तो गया, क्योंकि अब हम रखने जा रहे हैं एल बराबर एल जीरो, तो एल बराबर एल जीरो पे ये टर्म जीरो होगा, ये बचेगा टी डी टू टू अपॉन डी एल स्क्वायर, इसी को जीरो करके तो
इसी को जीरो करके एल जीरो की वैल्यू निकाले थे, तो ये जीरो होगा डी टी बाई डी एल, ये हो जाएगा टी डी टू टी अपॉन डी एल स्क्वायर, और यहाँ पे एल की जगह पे एल जीरो रखेंगे जो कि है के बराबर, एल बराबर है एल जीरो एंड के। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल की जगह एल जीरो और एल जीरो की जगह के, तो ये हो जाएगा के क्यूब, तो स्क्वायर से एक कैंसिल हुआ, यहाँ जस्ट बचेगा के। ध्यान से अगर हम देखें तो डी टू बाई डी एल की वैल्यू क्या है, डी टू बाई डी एल स्क्वायर की वैल्यू है पॉजिटिव, टू पाई पॉजिटिव, जी पॉजिटिव, टू बाई के सब पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड भी होगा, अब क्योंकि टाइम पीरियड तो पॉजिटिव होगा, है ना, टाइम पीरियड अच्छा लिखा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हूँ 1/t। ओके, तो इसका मतलब हमने डी टू बाई डी एल निकाला, डी एल स्क्वायर निकाला और ये पॉजिटिव आ गया। तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम से अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम बोल देते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा आपका मिनिमा। तो एट एल बराबर के यानी रेडियस ऑफ जायरेशन पे आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो मिनिमम होगा, टी इज मिनिमम। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला था, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट 1/g के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल। तो जहाँ आपके पास एल है वहाँ के रख दो, या जहाँ के है वहाँ एल रख दो, ठीक है, दोनों बात सही है। के बराबर एल है तो चाहे के बराबर एल रख दो, चाहे एल बराबर के रख दो। तो यहाँ पे हमने रख दिया है के बराबर एल, तो के बराबर एल रखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल प्लस एल, कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा एल, है ना, एल स्क्वायर है तो इससे एक पावर कैंसिल हो गया तो एल बचेगा प्लस एल, टू एल हो जाएगा, तो अंडर रूट टू एल बाई जी। टी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू पाई अंडर रूट टू एल बाई जी। तो कंपाउंड पेंडुलम का जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो होगा टू पाई अंडर रूट टू एल बाई जी।